नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। छात्र हित में शिक्षा, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं ER गुरुजी कॉन्सेप्ट। वीडियो के इस सीरीज में ये वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो उसी सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर 66 किलोमीटर प्रति घंटा बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितना चक्कर लगाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि व्यास, जैसे मान लो एक पहिया है, उसका व्यास मतलब त्रिज्या का 2 गुना। अगर इस पहिए की धुरी है तो ये टोटल दूरी जो होगी, है ना, टोटल दूरी वो व्यास आपको दिया है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब हुआ त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 70 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप क्या करेंगे, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति ये मेंटेन रखना है, तो 1 मिनट में कितना चक्कर पहिया लगाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सब बीटेट वगैरह में, बीपीएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में शिक्षक भर्ती से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 70 सेंटीमीटर ये आपकी त्रिज्या आ गई। अच्छा, अगर पहिया यहाँ से नाचना शुरू करता है तो एक चक्कर में ये अपनी पूरी परिधि का एक चक्कर लगाएगी, यानी एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, 2 पाई आर। एक चक्कर में 2 पाई आर दूरी तय करती है पहिया, यानी कि अपनी परिधि एक चक्कर लगाएगी। इस पे वैल्यू रख के थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू काम देगी आगे। 2 गुणे पाई का मान आपको क्या बताया, 22/7 और गुणे त्रिज्या आपको दी है 70 सेंटीमीटर। राइट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 7 दहा में 70 हो जाएगा और 7 दहा में 70 हो जाएगा। फिर उसके बाद बचेगा क्या, 22 दूना 44 और 1 0, यानी कि 440 सेंटीमीटर उस एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगी। मतलब पहिया एक चक्कर अपनी परिधि का इतना सेंटीमीटर की दूरी एक चक्कर में तय करती। अब आपको क्या समझना है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को मेंटेन रखना है, तो प्रति मिनट कितना चक्कर लगाएगी। अच्छा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा से आप क्या समझते हैं, यानी कि 1 घंटे में वो 66 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। नहीं समझे, अगर 1 घंटे में अगर 66 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, 1 घंटे में अगर 66 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो इसको सेंटीमीटर बदल लो। क्योंकि 66 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है तो इसको आप पहले सेंटीमीटर बदलो, यानी कि सेंटीमीटर में आपको एक चक्कर लगा रहा है तो पूरी दूरी को आप सेंटीमीटर में बदलो। 66 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। 1 किलोमीटर में 1000, तो 66 किलोमीटर में 66 और गुणे 1000 हो जाएगा, है ना, 66 × 1000। अच्छा, 1 मीटर हो गया, ये 1000 से गुणा करने के बाद ये मीटर में हो गया। फिर आप क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे तो ये पूरी दूरी किस में बदल जाएगी, सेंटीमीटर में बदल जाएगी, यानी कि 66, 3 0 इधर 2 0 इधर, ये जो वैल्यू है इतना सेंटीमीटर की दूरी 1 घंटे में ये तय कर रहा है। अब इतना सेंटीमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रहा है तो 1 मिनट में क्या होगा, 1 मिनट में 60 से भाग दे देंगे, है ना। 1 मिनट में तय की गई दूरी अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, 66 और 5 0 ये। अच्छा, अब यहाँ से देखते हैं 1 मिनट में कितनी दूरी तय की जाएगी, 60 से भाग दे देंगे। 66 और 5 0 ये, इसमें आप 60 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी कितना,
11 और 4 जीरो, 11 छक्का 66 और 4 जीरो ये, ठीक, ये इतना हो गया। इतना सेंटीमीटर की दूरी जो है, इतना सेंटीमीटर की दूरी 1 मिनट में तय कर रही है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि प्रति मिनट कितना चक्कर लगाएगी। प्रति मिनट चक्कर लगाने के लिए, प्रति मिनट चक्कर लगाने के लिए अगर एक चक्कर में, अभी हमने निकाला था 2 पाई आर की वैल्यू कि एक चक्कर में 440 सेंटीमीटर की दूरी तय करती है, तो इतना दूरी को तय करने के लिए कितने चक्कर लगेंगे। इतना दूरी को तय करने के लिए इसमें 440 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 440 से इसको डिवाइड कर देंगे। जब 440 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 11 चौक 44, 25 चौका 100, है ना, यानी कि 250 चक्कर। नहीं समझे, एक चक्कर में 440 और टोटल दूरी आपको इतना तय करना है, तो आप 440 से भाग दे देंगे, यानी कि 250 चक्कर लगेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, अगर चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है बहुत आसान क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो एक परिवार को चीनी पर अपना व्यय ना बढ़ाने के लिए चीनी के उपभोग में कितनी कमी करनी चाहिए। यानी कि चीनी का जो है वो व्यय ना बढ़े, कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा देखो, चीनी के मूल्य में 25% की, मान लीजिए एक तो शॉर्टकट ऐसे मार सकते हैं, लगा सकते हैं कि चीनी का मूल्य अगर मान लो 100 रुपया पर केजी के हिसाब से था, बढ़ करके 125 हो गया, ठीक। अब उसके चूंकि व्यय को नहीं बढ़ाना है तो कितनी की कमी करनी होगी, उसके उपभोग में कितनी की कमी करनी होगी कि उस पर जो है हाँ, उसके उपभोग में कितना कमी करनी होगी कि उसके व्यय पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो सीधी सी बात है, कितने की कमी करनी होगी, 25 की कमी करनी, कितने से, 125 से। तो 25 की कमी करनी होगी कितने से, 125 से, और गुणे 100 कर दो, कितना परसेंट आ जाएगा, 25 पंजे 125, 20 पंजे 100, यानी कि 20% इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका है जो रेगुलर मेथड यूज़ करते हैं, वो ये है कि 25%, देखो चीनी के मूल्य में 25% की बात कर रहा है, तो 25% का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब 1/4, नहीं समझे, 25% का मतलब 1/4, यानी कि अगर 3 चीज़ें होती हैं, एक तो मूल्य है, एक उसकी मात्रा है कितनी किलोग्राम, एक उसका व्यय कितना है। यानी कि अगर मान लो मूल्य 25% की वृद्धि होती है, यानी कि 4 से 1 बढ़ जाती है, यानी कि 5 हो जाती है। मूल्य अगर 4 रुपया पर केजी के हिसाब से है, क्या है, मूल्य अगर 4 रुपया पर केजी के हिसाब से है और मात्रा यानी कि 5 किलोग्राम है, तो उसका व्यय कितना होगा, 20। व्यय कितना होगा, 20 रुपये का। अब चूंकि व्यय को आपको कांस्टेंट रखना, आगे क्या कह रहा है, एक परिवार को चीनी पर अपना व्यय ना बढ़ाने के लिए, व्यय ना बढ़े तो चीनी की उपभोग में यानी कि उसकी मात्रा में कितनी कमी करनी पड़ेगी ये। अब चूंकि व्यय को आपको कांस्टेंट रखना, 20 बोल रहा है कि व्यय ना बढ़े, तो जब व्यय नहीं बढ़ेगा तो मूल्य को 5 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचा जाएगा, है ना, और 4 किलो चीनी लिया जाएगा, सीधी सी बात है ना भाई। 20% की मूल्य में वृद्धि हो रही ना, तो जब 20% की मूल्य में वृद्धि हो रही है 4 से 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे सीधा सा फंडा ये हो गया, क्या हो गया, देखो यहाँ ये कह रहा है, हाँ अब यहाँ पर उसकी मात्रा में कितनी कमी, 5 से 4 कर दिया, यानी कि 1 की कमी कर दिया। कितने की कमी कर दिया, 1 की कमी कर दिया, 1 किलोग्राम की कमी कर दिया। 1 की कमी कितने से किया है, 1 की जो कमी किया है वो 5 से किया है, और गुणे 100 कर दो, यानी कि परसेंटेज में, मात्रा में कितने % की कमी करनी होगी, यही तो कह रहा है। तो 20 पंचे 100, 20% आ जाएगी इसका आंसर। एक तरीका ये है, एक तरीका 100 से 125
वो वाला भी बताएं, ठीक, उस तरीके से कर लेंगे। ये वाला ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, मतलब ज़्यादा तरीका ये सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक गांव में जनसंख्या का 7/9 भाग पुरुष है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 7/9 भाग पुरुष है, अगर 30% पुरुष विवाहित हैं तो कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं की संख्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे। देखो कह रहा है कि एक गांव में जनसंख्या, हाँ देखो, एक गांव में जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष हैं, ठीक है। 30% पुरुष विवाहित हैं तो कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं की संख्या कितनी, ठीक। बहुत अच्छा सिंपल सा तरीका। देखो 5/9 भाग पुरुष हैं, अगर 5/9 भाग पुरुष हैं इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 9 लोग होंगे जिसमें 5 भाग पुरुष के हैं। इसमें चूंकि परसेंटेज की बात है, आप सिंपल तरीका मान लो कि 500 लोग पुरुष हैं टोटल 900 में से। इस तरह कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। कर इस तरह भी सकते हैं, अगर 5 का 30% निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उस चीज़ को परसेंटेज निकालना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये मान लो कि भाई 500/900 5/9 ही आएगा। तो 500 पुरुष हैं और 900 परसेंटेज की बात है, इसलिए 500 और 900 ले लो। 900 टोटल लोग हैं पुरुष और महिला मिला के। अब इसमें 30% जो हैं, यानी कि पुरुष जो है 500, इसमें से 30% यानी कि 500 का 30% 150 लोग। 150 जो हैं ये पुरुष विवाहित हैं, इतना लोग पुरुष जो हैं वो मैरिड हैं। तो कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं की संख्या आपको निकालनी है। भाई 150 लोग जब पुरुष 150 जब पुरुष जो है ये आपको विवाहित हैं, तो जब इतनी जनसंख्या में 150 पुरुष विवाहित हैं तो 150 क्या होंगी, महिला भी तो विवाहित होंगी। भाई पुरुष से ही महिला की शादी होगी, तो इसमें 150 जो है महिला भी, इस तरीके से लॉजिकली 150 महिला भी क्या हो जाएगी, ये मैरिड हो जाएंगी। 150 महिलाएं भी मैरिड हो जाएंगी। अब चूंकि 900 में से 500 जब पुरुष हैं तो 400 महिला हो जाएंगी। अब 400 में से 150 महिलाएं ये विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो बचेंगे कितने, 250। 250 महिलाएं अविवाहित हो जाएंगी। 250 महिलाएं क्या हो जाएंगी, अविवाहित हो जाएंगी। जब 250 महिलाएं अविवाहित हो जाएंगी तो यही बात वहाँ पूछा है कि 250 जो महिलाएं अविवाहित हैं उसमें से अविवाहित महिलाओं की संख्या पूछी है, परसेंटेज में पूछी है। देखो अविवाहित महिलाओं की संख्या कितनी परसेंट है, तो परसेंटेज में दिया है चारों ऑप्शन, तो परसेंटेज में निकालेंगे। 250 अविवाहित हैं, 250 अविवाहित हैं, कितने में से, कुल में से, कुल में से पूछा है, तो कुल 900 है। तो 250 900 का कितना परसेंट है, भाई 250 अविवाहित महिलाएं हैं, तो 250 900 में से अविवाहित हैं, तो 250 900 का कितना परसेंट है, बस यही सॉल्व कर दो। तो 9 बार जाएगा, 9 से 25 में भाग दे दो, 9 दूनी 18 और 8 7 15, 7 बजेगा 70, 9 7 63, 27.77 इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इस तरीके से कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर 5/9 में यही चीज़ निकालते तो डेसिमल के फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करने में कहीं थोड़ी मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन ये परसेंटेज के रूप में जब भी कहीं आए तो 5/9 500/9 से एक बड़ी संख्या मान उसका परसेंटेज निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं। एलसीएम का क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है। क्रमशः 3, 6, 9, 12, 15, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। बहुत आसान, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इस तरीके के जब भी कहीं क्वेश्चन आए
तो आप जितनी संख्याएं दी रहेंगी उनका आप एलसीएम निकालते हो, यानी कि 3, 6, 9, 12, 15 और 18, इनका आप निकालेंगे एलसीएम। कितना हो जाएगा? 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। फिर 3 से डिवाइड कर दो, 1, 2, 1, 3 का 3, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 3 दूनी 6 रहेगा। फिर 2 से कट जाएगा, अभी 2 से करेंगे तो 1, 2 का 2, 1, 2 दूनी 4, 5, 2 का 2, 3 त्रिका 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, यानी कि 180 इसका एलसीएम हो गया। कितना हुआ? 180 ये हो गया आपका, इसका एलसीएम निकल गया। ठीक है, अब देखो समझना भी है, सबसे पहले तो आप एलसीएम निकाल लेंगे तो 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती हैं, इतना सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? 30 मिनट में, यानी कि 180 सेकंड हुआ ना, ये चूंकि सेकंड में दिया तब ये 180 सेकंड के अंतराल पर बज रही हैं। ठीक है, 180 सेकंड। अब देखो मेन लॉजिक यहीं से है, मेन लॉजिक जो है आपका वो यहीं से है। एक सेकंड देखो, मेन लॉजिक यहीं से। अब आपको पता चल गया कि इनका एलसीएम 180 सेकंड आया। कितना आया है? इनका एलसीएम जो है 180 सेकंड ये आ गया इनका एलसीएम, यानी कि वो ये घंटियां जो हैं वो 3-3 मिनट, छात्री का 18, 180 सेकंड मतलब 3 मिनट, 3-3 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, 3-3 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अब कह रहा कि 30 मिनट में कितनी एक साथ बजेंगी, तो बहुत आसान है भाई, 3-3 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं तो 30 मिनट में अगर आप देखेंगे तो एक बार तो एक्स्ट्रा बच जाएगी, यानी कि 30 मिनट में 30/3 और +1 कर दो, 30 धाम 30, 10 धन 1, यानी कि 11 बार बजेंगी एक साथ। ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो कैसे ये हुआ? देखो 30 मिनट में अगर 3 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं तो अभी बजेगा, फिर 3-3 मिनट 6 मिनट बजेगा, 6-3 9 मिनट बजेगा। ऐसे आप ऐड करेंगे तो अभी वाला जो है एक बार ये स्टार्टिंग वाला जुड़ जाता है। ठीक है, 1 जो जुड़ा गया है ये स्टार्टिंग वाला, यानी कि चूंकि ये गैप 3-3 मिनट का है ना, तो 3-3, अगर जैसे मान लो कि अगर 3 पेड़ हैं, 3 पेड़ के बीच में कितने 2 ही गैप है, तो एक ये वाला जुड़ जाएगा, 3 धाम 30, 10 के 11, तो ये 11 बार एक साथ बजेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात आप एलसीएम लेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1365। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 15 प्राप्त होता है। छोटी, बहुत आसान क्वेश्चन। ये तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल वाला है। भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और प्लस शेष जो आता है शेषफल जोड़ देते हैं। ये फार्मूला आपको पता है। ठीक है, इसमें कैसे करेंगे? इसमें बहुत सिंपल तरीका अपनाएंगे, वो ये है 1365। देखो 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1365, मतलब समझे क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर अगर 1365 है तो इसका मतलब दोनों का सम 1365। अगर मान लो 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1365 कह रहा है, अगर मान लो छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 1365 और प्लस x, यही तो होगी भाई। बड़ी संख्या 1365 प्लस x हो जाएगी। अब इन दोनों का अंतर अगर लेंगे, ये जो छोटी है और ये बड़ी है, इन छोटी और बड़ी का अंतर 365 हो जाएगा, है ना, x माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। इसमें क्या करें? 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1365 है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, यानी कि बड़ी को विभाजित किया जाता है किससे? छोटी वाली से। भाजक कौन हो जाएगा? x हो जाएगा। और भाज्य जिसको विभाजित किया जाए 1365, बस उसी जगह पे रख दो 1365 और प्लस x,
इक्वल टू भाजक यानी कि x से डिवाइड किया जा रहा है और गुणे भागफल, भागफल आपको दिया गया 6 और प्लस आपको शेष आपको पता है 15 दिया गया। इसी को सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 6x, इधर जाएगा x तो 5x बच जाएगा और उधर 15 को भेज दो। इधर जब 15 भेजोगे तो 1365 में से 15 माइनस हो जाएगा, 1350 आ जाएगा। 1350 इधर आ जाएगा, उधर आपको चला जाएगा x तो बचेगा 5x। 6x में से x गए 5x। यहाँ से अगर देखेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 सत्ते 35, 270। छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू, छोटी संख्या पूछा भी आपसे कि छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 270 हो जाएगी। इसी तरीके से करेंगे, अगर फार्मूला आपको पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक, खटाखट निकलता चला जाएगा, कोई टेंशन परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इसको भी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं। धीमी गति में बैठा व्यक्ति ट्रेन को 8 सेकंड पार करता। ट्रेन की लंबाई, ये स्पीड एंड डिस्टेंस ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। एक ट्रेन इधर जा रही और एक ट्रेन इधर जा रही, दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है ना, विपरीत दिशा में साफ साफ बोला है। ये वाली 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है और ये वाली जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, ठीक। इस जो धीमी वाली गति है, इसमें एक आदमी बैठा हुआ है और तेज ट्रेन को देख रहा है कि वो 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज वाली जो ट्रेन, उसकी लंबाई आपको मान लो x है, तेज वाली जो लंबाई है उसकी x है। तो ये x की वैल्यू आपसे पूछा है। अगर ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, यानी कि अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो उनकी गतियों का योग हम लेते हैं, है ना, सापेक्ष चाल जो लेते हैं, रिलेटिव स्पीड जो आप लेते हैं, यहाँ से जो सापेक्ष चाल लेते हैं हम लोग, सापेक्ष चाल क्या होती है, अगर विपरीत दिशा में जा रही हैं तो सापेक्ष चाल स्पीड उनकी जुड़ जाती है 45 प्लस 36, 45 प्लस 36 यानी कि 81 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी रिलेटिव स्पीड हो गई, ठीक है। 81 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी रिलेटिव स्पीड हो गई। अब कह रहा है ना कि ट्रेन की लंबाई बताना है और आपको समय दिया है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, लंबाई आपको ट्रेन की निकालनी है। तो अगर एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर जा रही है, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को तभी पार करते हुए मानी जाएंगी जब दोनों एक दूसरे को पार कर देंगी, यानी कि इसकी लंबाई आपको x ये निकालना है। तो दूरी इसकी अपनी लंबाई जब पार कर जाएगी, इसका मतलब वो एक दूसरे को पार कर गई, यानी कि दूरी जो x बराबर, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल आपको रिलेटिव स्पीड 81 आ गई, समय आपको दिया कितना, चाल आपको 81 किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो और 81 किलोमीटर प्रति घंटा और समय आपको सेकंड में दिया, तो इसमें 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18 से इसलिए गुणा करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड बदल देंगे। तो दूरी बराबर चाल और गुणे समय आपको 8 सेकंड, ठीक है। अब ये पूरी दूरी कितनी किस में आ गई, मीटर प्रति सेकंड में आ गई। बस यही करना है इसको जो है। अब इसी को सॉल्व कर दो, 4 दूनी 8 और नहीं 2 चौका 8 और 2 9 18, 9 9 81, यानी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 5 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 180 मीटर कितनी आ जाएगी। जो तेज वाली ट्रेन है उसकी वैल्यू x इक्वल टू 180 मीटर उसकी लंबाई होगी, ऑप्शन नंबर 4। इसी तरीके से करेंगे। रिलेटिव स्पीड में अगर ट्रेनें एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो कम समय लगेगा, तो हमेशा आप ज़्यादा से भाग देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। रिलेटिव स्पीड में आप प्लस कर देंगे। अगर ट्रेनें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, तो हमेशा माइनस कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष इसकी ऊंचाई का 1/8 गुना वृद्धि होती है। यदि उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी? 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान। देखो हर बार अगर स्टार्टिंग में उसकी ऊंचाई कितनी है? 64 सेंटीमीटर है, ठीक है, 64 सेंटीमीटर है। प्रतिवर्ष इसकी ऊंचाई में 1/8 गुना वृद्धि हो रही है। नहीं समझे? 1/8 का मतलब गुना वृद्धि हो रही है, तो 1/8 का मतलब 8 एकन्ने 8, एक 9/8, 9/8 अगर 1 गुना 1 प्लस 1/8 9/8 गुना हुआ ना, तो 64 का 9/8 और गुणे 9/8, 2 वर्ष तक ये निकालना है। इसी को सॉल्व कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 8 टाई 64 और 8 टाई 64, हाँ ठीक है, 8 से 8 कट गया तो 9 9 81, हाँ ठीक है, 81 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरीका ये देखो, ऐसे समझते हैं भाई, 64 सेंटीमीटर है, पहले साल 1/8 गुना की वृद्धि हुई, 8 टाई 64 यानी कि 8 की वृद्धि हुई कितने में? 64 में। 64 प्लस 8 करो, 8 की वृद्धि हुई पहले साल में, कितना हो जाएगा? 8 4 12, 72 सेंटीमीटर। कितना? हाँ 72 सेंटीमीटर। पहले साल में उसकी लंबाई बढ़कर कितनी होगी? ऊंचाई बढ़कर के 72 सेंटीमीटर हो गई। अब 72 का फिर 1/8 गुना वृद्धि हुई दूसरे साल, 8 9 72 यानी कि 9 की वृद्धि हो गई, तो 72 में फिर 9 जोड़ दो, 72 में फिर आप 9 जोड़ दो, तो 72 में 9 जोड़ दोगे फिर 72 9 81 सेंटीमीटर, वही तो आंसर आया। और उस तरीके से हमने डायरेक्ट निकाल दिया था। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ठीक है, यही सारे क्वेश्चन थे और बस इस वीडियो में यही इतने क्वेश्चन थे, 8-10 क्वेश्चन थे। तो इसी तरीके से वीडियोस को देखने के लिए बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो सिलेबस है उसको विधिवत तरीके से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब इस वीडियो की सीरीज में चल रहे हैं। आप इस वीडियो को लगातार ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो आप तो चैनल सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। अपने दोस्तों के स्टडी ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।